Hi guys, welcome back to DU Pariksha. Today we are going to solve 2023 paper of General Elective Economics for semester 2, and without any delay let's start with our questions. Let's see what our first question is. A part, explain the income method to measure GDP. So GDP measure करने के तीन मेथड्स होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड, और इन तीनों ही मेथड से सेम वैल्यू आती है जीडीपी की। एंड क्योंकि क्वेश्चन में इनकम मेथड का पूछा है तो लेट्स फर्स्ट सी कि इनकम मेथड कैसे निकलता है और क्या होता है। तो इनकम मेथड का बेसिक आइडिया ये होता है कि इनकम से जो भी इनकम अर्न की जाती है वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, उन सबको हम ऐड करके जो जीडीपी की वैल्यू निकालते हैं वो इनकम मेथड से निकलती है। बाय एडिंग ऑल इनकम्स अर्न बाय फैक्टर्स earned by factors of प्रोडक्शन। क्योंकि प्रोडक्शन से जनरेट होती है इनकम, तो फिर टोटल आउटपुट इज इक्वल्स टू टोटल इनकम। ये लॉजिक लगता है इस मेथड में, टोटल आउटपुट इक्वल्स टू टोटल इनकम। अब नाउ देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिनसे इनकम जनरेट होती है, जो हम जीडीपी में ऐड करते हैं। सबसे पहले तो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सैलरीज आ जाता है, वेजेस आ जाता है एंड बोनसेस और ऑल दोज थिंग्स जो हम एम्प्लॉयज को देते हैं फॉर देयर वर्क। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकेंड इज रेंट, जो लैंड्स और बिल्डिंग से आता है वो भी एक इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको भी हम ऐड करते हैं। देन वी हैव इंटरेस्ट दैट वी गेट फ्रॉम लोन्स एंड डिपॉजिट्स, एंड देन प्रॉफिट्स जो फर्म्स एंड कंपनीज को होता है, दैट आल्सो काउंट्स अंडर इनकम्स जनरेटेड। ओके, तो ये फैक्टर्स ऑफ इनकम कंसिडर्ड होते हैं एंड एक फॉर्मूला होता है जीडीपी निकालने का, जिससे हम इन सबको ऐड करके वैल्यू निकालते हैं, विच इज wages plus rent plus interest plus profits। ये सारे काउंट होते हैं एंड इन सबको हम फैक्टर इनकम भी कहते हैं। नाउ हमें जीडीपी को एक एडजस्टमेंट करके भी निकालनी होती है, जो कि होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस इस वजह से क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही सारे कंज्यूमर्स पे करते हैं, तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी निकालते हैं। इसमें हम सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं। सब्सिडीज वो होती हैं जो गवर्नमेंट देती है अलग अलग चीजों की वजह से, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, एक्सरसाइज ड्यूटी। तो ये सब करके भी हमारा फॉर्मूला बनता है जीडीपी निकालने का, विच इज फैक्टर इनकम्स प्लस वी हैव इनडायरेक्ट टैक्सेस like as I told GST and all, and we subtract subsidies, क्योंकि सब्सिडीज की वजह से जो प्राइसेस होते हैं वो इफेक्ट होते हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से भी प्राइसेस इफेक्ट होते हैं। तो हमें उन सबको एडजस्ट करके सही में मार्केट प्राइस पे क्या एक्चुअल जीडीपी है वो निकले, इस वजह से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एंड अदर देन दैट इनकम मेथड से ऐसे ही निकलता है जीडीपी। यू ऐड ऑल द इनकम्स जो आपने अर्न करी है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। सो दिस वाज आवर ए पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट। इसमें पूछा है व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, व्हेन डिड इट ऑकर एंड हाउ डिड इट चेंज इकोनॉमिस्ट व्यूज। सो स्टैगफ्लेशन इज स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, किसी भी चीज में ठहराव एंड किसी भी चीज में रुकावट आ जाना जिससे वो प्रोसेस रुक जाए।
प्लस इन्फ्लेशन। अब इसका ये मतलब होता है, कंडीशन होती है जहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो है, इकोनॉमिक जहाँ पे इकोनॉमिक ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो प्लस unemployment is very high plus inflation is very high as well. सो ये जब कंडीशन होती है तब स्टैगफ्लेशन आता है, विच इज अ मिक्स ऑफ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। ऐसी कंडीशन जहाँ पे इकोनॉमी एक्सपीरियंस करती है हाई इन्फ्लेशन अलोंग विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, मेजर एग्जांपल कभी ऑकर हुआ था, तो इट ऑकर्ड इन दी 1970s। इसमें क्या हुआ था इस टाइम पे कि जो ऑयल प्राइसेस थे उनमें क्राइसिस आया था। बेसिकली इसको ओपीईसी क्राइसिस कहते हैं, ओपीईसी क्राइसिस। ये यूएसए एंड कुछ अदर कंट्रीज में ज्यादा देखा गया था क्राइसिस। ओके, तो ये इस सिचुएशन में प्रोडक्शन के कॉस्ट अचानक से इंक्रीज कर गए थे, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, आउटपुट जिसकी वजह से काफी कम हो गया था, एंड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इस सिचुएशन में पहली बार स्टैगफ्लेशन देखा गया था। एंड ये इकोनॉमिस्ट का व्यू चेंज किया था कैसे? पहले इकोनॉमिस्ट को लगता था कि जब इन्फ्लेशन हाई होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, बट इस कंडीशन के बाद देखा गया कि बोथ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ में बढ़ सकती है। तो जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी ये चेंज हो जाती है इस कंडीशन से। ओके, तो बिफोर स्टैगफ्लेशन एज आई सेड कि इकोनॉमिस्ट बिलीव कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, but after stagflation both inflation and unemployment increases together. This happened that changed the economist views. It changed economists' view. And this answer is completed. Now let's see what our second question is. तो इसका A part है, what are the three approaches to measuring economic activity and why do they give the same answer? Explain. So हमने पहले क्वेश्चन में भी ये चीज देखा था कि तीन मेथड्स क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। मैंने नाम बताए थे तीनों मेथड्स के। अभी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि तीनों मेथड्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले लेट्स सी कि वैल्यू एडेड मेथड, और यू कैन कॉल इट आउटपुट एज वेल। इसका क्या मतलब है? ओके, तो इसमें ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि हर एक स्टेज पे जो प्रोडक्शन ऐड हो रही है या फिर जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या है, उसकी वैल्यू, एंड हर एक स्टेज की प्रोडक्शन जो हो रही है उस सब की वैल्यू ऐड करके हम जो टोटल वैल्यू निकालते हैं वो जीडीपी को कॉन्स्टिट्यूट करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि एक फार्मर है जो कि वीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, उसका प्रोडक्शन क्या हुआ, वीट, तो उसकी वैल्यू वी विल ऐड। फिर एक मिलर है जो कि उसी वीट से फ्लावर बना रहा है, तो अब वो वीट फ्लावर में कन्वर्ट हो चुका है, तो वी विल ऐड फ्लावर। हम इसमें वीट का वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये हर स्टेज पे जो अलग अलग प्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग वैल्यू ऐड हो रही है, हमें उसको कंसिडर करना है। एंड अगर हम फिर इस वीट से जब फ्लावर बन रहा है अगर हम इस स्टेज पे भी वीट को कंसिडर कर लेंगे तो फिर डबल काउंटिंग में हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है जीडीपी को काउंट करने के लिए। एंड फिर एक बेकर है जो कि ब्रेड बना रहा है उसी फ्लावर से, ये एक अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, इस पे जो ब्रेड बन रही है उसकी जो वैल्यू है वो अलग से ऐड होगी। इट एड्स value added at each stage of production.
ओके, इसमें सिर्फ वैल्यू हर स्टेज पे जो ऐड हो रही है वही काउंट की जाती है, जैसा कि आई टोल्ड यू। अब है हमारा नेक्स्ट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड में, जैसा कि मैंने बताया था पहले आंसर में, कि जो टोटल इनकम अर्नड होती है वो हम ऐड करते हैं बाय ऑल फैक्टर्स। हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो इनकम अर्नड होती है हम वो ऐड करते हैं, जैसे कि वेजेस हो गया, रेंट हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, प्रॉफिट्स हो गया एंड ऑल दैट। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड पे क्या होता है, टोटल स्पेंडिंग क्या हो रही है। जैसे कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट फिर वो कौन ले रहा है, कंज्यूमर्स ले रहे हैं, तो वो स्पेंड कर रहे हैं मनी। तो वो जो स्पेंड हो रहा है वो एक्सपेंडिचर में आता है, एंड इट इज total spending on final goods and services, on all final goods and services, on all final goods and services। तो ये हमारे तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। द फॉर्मूला बाय विच यू कैलकुलेट जीडीपी इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ऑल्सो, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि वाई डू दे गिव द सेम आंसर। इसके लिए हम एक कोर लॉजिक समझते हैं इन सारे तीनों मेथड्स को से जीडीपी निकालने के पीछे। तो सबसे पहले लेट्स सी कि कोई फर्म है, ठीक है। ओके, सो पहला पॉइंट है कि कोई फर्म है जो कि प्रोड्यूस कर रही है गुड्स। ओके, फर्म प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। अब फिर ये क्या कर रहे हैं, दे आर पेइंग हाउस होल्ड्स इनकम्स। सो वो अपने एम्प्लॉयज को पे करेंगे, एंड वो एम्प्लॉयज ऑफ कोर्स वो अपने हाउस होल्ड में वो इनकम यूज करेंगे। सो दे पे इनकम्स टू हाउस होल्ड्स। नाउ these households, they are going to spend this income in the way of expenditure, and they are going to spend it on goods and services that they need. So households spend that income। ओके, अब ये एक साइकिल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, देन अगले स्टेज में इनकम जनरेट हो रही है, एंड लास्ट स्टेज में एक्सपेंडिचर हो रहा है। एंड ये जो साइकिल क्रिएट हो रही है, ये साइकिल ही अलग अलग स्टेजेस है जिसमें हम जीडीपी निकालते हैं। सो आउटपुट जो हमारा है वो इनकम की इक्वल्स टू हो जा रहा है। वैल्यू एडेड यानी जो आउटपुट है इट इज इक्वल्स टू इनकम, एंड यही इनकम, क्योंकि हम इसी इनकम को एक्सपेंडिचर की तरह यूज कर रहे हैं, तो इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, एंड देयरफॉर जो जीडीपी होती है वो आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों के बराबर होती है। इनकम, लास्टली expenditure। सो यस, इन दिस वे जो ये तीनों मेथड्स होते हैं इनसे हम सेम आंसर कैलकुलेट करते हैं। इसको आप एक ऐसे छोटे से एग्जांपल की तरह भी समझ सकते हो कि अगर एक फर्म है जो 100 रुपए के गुड्स बना रही है, फिर वो 100 रुपए अपने वेजेस को एज वेजेस दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, एंड उसको 100 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वही ऐसे वेजेस दे रही है, एंड फिर वो एम्प्लॉयज वही 100 रुपए स्पेंड कर रहे हैं। तो इट्स अ साइकिल, एंड यही इसी तरीके से जब जीडीपी निकलती है तो सारी वैल्यू सेम आती हैं। ओके, मूविंग ऑन, ए पार्ट इज डन, लेट्स सी कि बी पार्ट में क्या है। सो गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमी, हमें अलग अलग दिए हुए हैं कि अलग अलग जो चीजें होती है इकोनॉमी में उन सबकी वैल्यूज क्या हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट की दी है, टैक्सेस की दिए हुए हैं, गवर्नमेंट, जीएनपी, करंट अकाउंट, टैक्सेस, ट्रांसफर्स, इंटरेस्ट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। एंड इन सब से हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है कुछ चीजों की, लाइक कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट्स। तो इन सब के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। अब लेट्स सी कि हम कैसे निकालेंगे ये वैल्यूज।
ओके, तो सबसे पहले what we can find is net factor payments from abroad. Let's do that. Net factor payments from abroad. इसको निकालने के लिए हमें सिंपल से जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसे सब्ट्रैक्ट करना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से. फ्रॉम अब्रॉड, what payments you are getting from abroad to the payment you are sending to abroad. बेसिकली हमें इसमें नेट फैक्टर निकालना है, so these two will be subtracted and इसका आएगा -2. Now next we have GDP. Let's solve for that. So GDP के निकालने के लिए सब सिंपली हमें यहाँ पे GNP दिया हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जीएनपी का ये मतलब होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. बट ये मैटर नहीं करता है कि वो जो सिटीजन्स हैं वो अभी किधर रह रहे हैं, हमारे कंट्री में रह रहे हैं या फिर वो अब्रॉड रह रहे हैं. तो इट्स लाइक दैट. एंड जो जीडीपी होती है उसकी जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो जीडीपी निकालने के लिए व्हाट यू सिंपली हैव टू डू इज हमें जीएनपी से नेट फैक्टर पेमेंट सब्ट्रैक्ट करना है एंड जीडीपी आ जाएगा. जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईए. सो जीडीपी विल बी जीएनपी minus NFIL and it will be 200 minus -2 is going to be 202. Next, let's find out net exports. So for this, we are going to take current accounts into net equals to net exports. Current accounts equals to net exports plus NFIA, again net factor payments from abroad. So our net exports is equals to CA minus NFIA, which is equals to -20 minus -2. It's going to be -18. Next, we have consumption. To find out this, we are going to apply formula of income equals to or GDP equals to consumption plus I plus G plus NX. So C is equals to 202 plus 40 plus 30 minus 18, 202 minus 52, it's going to be 150. So 150. Next, we are going to find out what is private savings. Now, private savings के लिए you have to use this formula, which is private saving equals to GDP minus taxes plus transfer payments from government plus interest and plus consumption. Now we are going to put our values here. 202 minus 60 plus 25 plus 15 minus 150. And our answer is going to be 32. Now we have to solve for government savings as well as national savings. So we are going to do that. For government savings, we are going to use this formula where taxes minus government minus transfer payments minus interest. 60 minus
30 minus 25 minus 15, and the answer is going to be minus 10. Next, we have national savings. So for national savings, you just have to add private savings and government savings. It's very simple. 32 plus minus 10 equals to 22. So we have calculated all the answers. Our consumption is 150. Net exports we have calculated to be minus 18. We calculated GDP to be 202. And net factor payments from abroad is going to be minus 2. Then private savings is 32. Government saving is minus 10. And national saving is 22. And this part is also completed. Now our next question. थर्ड क्वेश्चन क्या है अब? इसका ए पार्ट है. What do you mean by cyclically adjusted surplus and why it might be more useful than the actual or unadjusted budget surplus? So for this, सबसे पहले cyclically adjusted surplus क्या होता है? तो गवर्नमेंट के पास एक बजट बैलेंस होता है और उस बजट बैलेंस का इधर इट कैन बी बजट सरप्लस में भी जा सकता है, डेफिसिट में भी जा सकता है, बट एक बजट बैलेंस होता है. और उसको हम जब उसमें से हम सारे इफेक्ट्स रिमूव कर देते हैं बिजनेस साइकिल के, तो फिर वो साइक्लिकली एडजस्टेड सरप्लस बनता है. ओके, सो cyclically adjusted surplus is the government budget after removing the effects of the business cycle. इसका सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि क्या बजट होगा अगर इकोनॉमी नॉर्मल हो और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो. शोज बजट if economy is at full employment level. अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्यों यूजफुल है, एक्चुअल या अनएडजस्टेड बजट सरप्लस से, एंड हमें इसकी क्या जरूरत है. तो हमें इस वजह से इसकी जरूरत है क्योंकि जो एक्चुअल बजट बैलेंस होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है विद इकोनॉमी. जैसे कि अगर रिसेशन चल रहा है एंड टैक्सेस कम है, ट्रांसफर्स ज्यादा हैं, तो जो बजट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा. बट अगर बूम का पीरियड चल रहा है और टैक्सेस ज्यादा है, ट्रांसफर्स कम है, तो सरप्लस इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स होते हैं और ये अपने आप ही बजट को में चेंजेस लाते हैं एंड इधर उसको इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं बैलेंस को. तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि फिर ये पॉलिसी डिसीजंस और जो इकोनॉमी के फ्लक्चुएशंस होते हैं इन सबको मिक्स कर देता है, जो कि ठीक नहीं है. हमें इन सबको अलग रखना है. इस वजह से साइक्लिकली एडजस्टेड सरप्लस ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि वो जो सही फिस्कल पॉलिसी है वो बताता है, और गवर्नमेंट के एक्शंस एक्सपेंशनरी है या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी है, गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से इकोनॉमी एक्सपैंड करिए कि कॉन्ट्रैक्ट करिए, वो सब हमें सिर्फ साइक्लिकली एडजस्टेड सरप्लस से ही पता चल पाता है. सो व्हाई डू वी नीड इट? बिकॉज actual budget balance changes with the economy, and it mixes policy decisions and economic fluctuations.
तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स को साइक्लिकली एडजस्टेड सरप्लस सॉल्व करता है। नाउ लेट्स सी कि इसका डायग्राम या फिर ग्राफ कैसे बनेगा। सो उसके लिए सबसे पहले y x, okay, this is our real GDP. Here is a marker of potential GDP. This is our budget balance. Above the line is budget surplus and below the line is budget deficit, or you can say above the line or greater than zero is surplus and less than zero is deficit. And this is our, we are going to make a slope. Okay, so this line is our actual budget balance and this is our potential GDP, real GDP, budget balance. Now, this line is our CAS, which is cyclically adjusted budget balance or deficit. And this is a straight line because it is not being affected by any fluctuations or any changes. Cyclically adjusted deficit. So this is our diagram. This is actual budget balance. It's going to either move up or down depending on what are the fluctuations in the business cycle. And this is a cyclically adjusted line. This was the answer. Now we should move to the B part. So B part is simple, very. What you mean by business cycle, and we have to explain the usual 4 stages. So business cycle अब तक तो पता चल ही गया होगा कि जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो बिजनेस साइकिल हो को दर्शाते हैं। कई सारे फेजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस आते हैं और वही सब पूरा मिला के एक साइकिल बनता है। refers to fluctuations in economic activity whether it is output, income or employment over time. It is or you can call it basically ki periodic expansion and contraction of economic activity in the long term यहाँ पे बात हो रही है। These changes or fluctuations they keep on happening over time. Now what are the 4 stages of business cycle? So पहला तो expansion होता है। expansion में there is a increasing trend overall जिसमें output, employment and income they are increasing at all time. Second, we have a peak stage जहाँ पे economy is at its highest potential capacity, it is at its highest level. Then we have recession. Now recession is the contraction period. In this are factors such as output, employment and income are at a decreasing trend. Yeah, so during recession, this is a time when our factors such as output, employment, and income they are experiencing a decreasing trend और overall ये decrease कर रहे होते हैं. Then our last phase is depression. In this,
You can see it is the lowest point of the economy. It is at an all time low during this time, and इसमें मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट होती है. बेसिकली यही वो पीरियड होता है जब दी थिंग्स आर एट इट्स लोएस्ट. एंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन or during a recession, we see a during expansion there's an increasing trend. Then during recession there is a downward trend, and during trough or depression the economy reaches lowest level before recovery begins again. During peak the economy is at its highest level. Now we should look how the diagram for this looks like. So our axis, this is GDP, this is time. Okay, so this is our peak, this is our recession, this downward trend, this is our recession. Now this part here, this is our depression or trough point. Now you can see recovery is happening, and here you will see expansion is happening. This is our expansion period. And when expansion happens, then here you'll again see our peak point. This was the diagram for this part, and this answer is also completed. Now let's move on to the fourth question. इसका A part है, what do you mean by unintended inventory investment, and explain the situation where it becomes negative and positive with the help of a diagram. सो क्या होता है अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो फर्म्स होती हैं जब वो अपना प्रोडक्शन प्लान करती हैं, किस पे कैसे प्लान करती हैं? वो एक्सपेक्टेड डिमांड पे प्लान करती हैं कि क्या डिमांड हो सकती है हमारे प्रोडक्ट की, इस पे वो अपना प्रोडक्शन का प्लान बनाते हैं. बट क्या होगा अगर जो डिमांड है वो या तो एक्सीड कर जाए या फिर कम हो जाए उनके प्रोडक्शन से, तो जो उनके चेंजेस आएंगे फर्म्स की इन्वेंट्रीज में वो अनप्लान्ड चेंजेस होंगे, और उन्हीं को हम अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अनप्लान्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन inventories due to the difference between actual and expected sales. ये होती है अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन. एंड ये किस वजह से होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि फर्म्स अपना प्रोडक्शन प्लान करते हैं एक्सपेक्टेड डिमांड के बेस पे, बट एक्चुअल डिमांड उससे काफी अंतर होती है. अब दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं. पहली ये होती है कि ये पॉजिटिव हो जाए. इसे कहा जाएगा पॉजिटिव अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ये कब होगा? जब जो हमारा प्रोडक्शन है वो सेल्स से ज्यादा होगा. तो फर्म्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, उसके मुकाबले जितना बिक रहा है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो अनसोल्ड गुड्स की संख्या बढ़ेगी और इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी. इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी. इसमें यही होता है कि डिमांड इज लेस देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड. इसका ये इफेक्ट आएगा कि फर्म्स को अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी फ्यूचर में, और इकोनॉमी फिर इसी वजह से इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगी. नाउ इसका दूसरा केस है नेगेटिव. ये कब होता है? जब सेल्स इज ग्रेटर देन प्रोडक्शन. यहाँ पे डिमांड ज्यादा है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, तो फर्म्स ज्यादा सेल करेंगे देन व्हाट दे हैव प्रोड्यूस.
एंड इसकी वजह से उनके पास जो इन्वेंट्रीज रहेंगी वो फॉल हो जाएगा, क्योंकि हम उनका पास सामान कम रहेगा। एंड इन्वेंट्री डिक्रीजेस, इसका ये मतलब होता है कि डिमांड इज हायर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। एंड इसका इफेक्ट ये आएगा कि फर्म्स को फ्यूचर में प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिससे इकोनॉमी अगेन इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगी। इन्वेंट्री चेंजेस से हमें इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम का भी सिग्नल आता है। अब इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं। Here we have an axis, y axis पे रियल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर AE, and here we have our income y. This is when y is equals to AE at 45 degrees, and this is our slope. This is not supposed to be horizontal. Y is equals to AE. Okay, so this is our slope, and यहाँ पे okay, so this is the area where unplanned decrease in inventory is happening. Unplanned decrease in inventories, and this is the area where there is an unplanned increase in inventories going on. Unplanned increase in inventories. Now, since there is an unplanned increase in inventories, so the production will go down. And here, since there is an unplanned decrease in inventories, the production is going to be increasing. And this is where our equilibrium is going to be taking place. And this is how the economy move towards equilibrium in both the cases. Decrease in production in case of increase in inventories, and increase in production in case of decrease in inventories. And our A part is completed. Now moving on to B, this is a long numerical. So we are given some functions of the economy, and our first part is to find out equilibrium level of income and the multiplier in this model. For that, let's first of all find out our disposable income, which is y minus tax rate into income plus TR, which is 100. This is equals to 0.8y plus 100. We are going to put this into our consumption function. 50 plus 0.8 into 0.8y plus 100. Our answer is going to be 50 plus 0.64y plus 80, which is 130 plus 0.64y. Now our equilibrium condition, which is that GDP equals to C plus I plus G. We are going to put our equations and values here. Y is equals to 130 plus 0.64y. Our I value is 70 and G is 200. We are going to solve this and find out our income. So Y will be 400 plus 0.64y
and then we are going to solve for y. So y minus 0.64y is going to be 0.36y equals to 400. Now y equals to 400 upon 0.36, which is going to be 1111.11. This is our income. Now moving on, this was our equilibrium income, and moving on, we are going to find out our multiplier. Putting in the formula 1 upon 1 minus MPC into 1 minus tax rate. 1 upon 1 minus 0.8 into 1 minus 0.2. 1 minus 0.8 into 0.8 is going to be 1 minus 0.64. Then it's going to be 1 upon 0.36. And lastly 2.78. This is our multiplier. Now we have to find out our budget surplus. What our budget surplus is going to be. Okay, for that, let me erase this part. Okay, so to find out our budget surplus, we are going to find out our taxes. T is equals to tax rate into income, which we found out to be this. It's equal to 222.22. Now, our budget ka formula is T minus G minus TR. So our taxes minus government minus TR, which is 100. And our answer is going to be minus 77.78. So since we have our answer in minus, this is a budget deficit. Now, fourth part. No, we have just, no, this is going to be a third part. We have to find out new equilibrium income and new multiplier when the tax rate increases to 0.25. Okay, let's find out our new multiplier first of all. 1 minus MPC is going to be same, which is 0.8. Tax rate is 0.25 equals to 1 upon 1 minus 0.8 into 0.75 equals to 1 minus 0.6. 1 upon 0.4, and our multiplier is 2.5. You can see that our multiplier has changed from 2.78 to 2.5. Now let's find out what is our new equilibrium income is going to be. For that, we have to find out again disposable income, which is y minus 0.25y plus 100, which is going to be 100 plus 0.75y. Now putting this in our consumption function, 50 plus 0.8 into 0.75y plus 100 is going to be 50 plus 0.6y plus 80, which is going to be 130 plus 0.6y. We are going to put it in our equilibrium condition, which is y equals to C 130 plus 0.6y plus 70 I plus 200, which is G. Now we are going to solve for our y. Y minus 0.6y is going to be 0.4y, and 130 plus 70 plus 200 is going to be 400.
So our new y is 1000. Our new equilibrium income is of 1000. Now our next part is calculate the change in budget surplus, and would we expect the change in the budget surplus to be more or less if MPC is equals to 0.9 rather than 0.8. Okay, so let's see our change in budget surplus. This is our fourth part. To see the change in budget surplus, we are going to find out a new tax. Since our tax rate has increased 0.25 and we have a new equilibrium income which is 1000. So our new tax is going to be 250 and our budget is going to be 250 minus 200 which is G and minus TR which is 100. Our budget is minus 50. Still we are in deficit and we are going to find out change. So final budget minus initial budget minus minus plus plus minus minus. So our answer is going to be 27.78. So our budget improves by this value. Now, when our MPC has become 0.9, so how does that affect? तो जब हमारे MPC की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे पूरे मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी एंड इससे क्या होगा कि इनकम में ज्यादा चेंज आएगा एंड टैक्स रेवेन्यू में भी ज्यादा चेंज आएगा. देयरफॉर बजट सरप्लस में जो चेंज आएगा वो काफी लार्ज आएगा. तो इसका सीधा क्या मतलब निकलता है कि क्योंकि हमारा MPC का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारा बजट सरप्लस में जो चेंज है वो भी काफी बड़ा आएगा. वाई? बिकॉज अगेन MPC की वैल्यू बढ़ने की वजह से पूरे मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी. Entire multiplier will increase and therefore income and tax revenue they will change more. So budget surplus में भी जो change आएगा वो बड़ा change आएगा. And now our fifth part which is कि multiplier equals to 1 when t is equals to basically tax rate is equals to 1. Why? So I'll show you. जो हमारा disposable income है this is equals to y minus y plus TR when our tax rate is 1. Okay, so our disposable income is equals to TR and disposable income does not depend on income. Now, when this will happen, our consumption will become 50 plus 0.8 into TR. So our consumption becomes constant. And when this happens, so no matter how much कितनी भी इनकम इंक्रीज हो रही है लोगों के पास एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम बच ही नहीं रही है एंड कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है. सो जो हमारा मल्टीप्लायर होगा वेट सो जो मेक स्पेस है सो जो हमारा मल्टीप्लायर होगा दैट इज गोइंग टू बी k equals to 1 by 1 minus MPC 1 minus t. And since our since 1 minus t is going to be 0, 1 upon 1 minus MPC, which is going to be 1. Our multiplier is going to be 1 when our t is going to be 1 as shown here. So this part is also done and our answer is complete. Up fifth question, A part. How are desired consumption and desired savings affected by increasing current income, expected future income and wealth? So इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि डिजायर्ड कंजम्पशन और डिजायर्ड सेविंग्स पे कैसे इफेक्ट पड़ता है. तो ये जानने के लिए कि इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और कैसे इफेक्ट पड़ रहा है हम तीन फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं. करंट इनकम, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम एंड वेल्थ. सबसे पहले करंट इनकम की बात करते हैं. तो करंट इनकम की जब हम बात करेंगे इसमें कंजम्पशन पे ऐसे इफेक्ट पड़ता है कि करंट इनकम जब इंक्रीज होती है तो हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज होती है एंड सेविंग भी इंक्रीज होती है. करंट इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज
and savings also increase. नाउ लेट्स सी ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि आपकी अगर करंटली इनकम इंक्रीज हो रही है तो इट्स वेरी एविडेंट कि आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि लोग ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं कि अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो दे वुड वांट कि अब हम भी ज्यादा स्पेंड करें, और जो चीजें हम पहले चाहते थे करना जो हम नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू इसी कंडीशन की हमारी इनकम इतनी नहीं है, अब वो चीजें करेंगे एंड कंजप्शन इंक्रीज होगी। बट सेविंग्स भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो लोगों के पास अब एक्स्ट्रा इनकम आ रही है वो पार्शली सेव भी होगी। लोग हमेशा एक्स्ट्रा इनकम को दो चीजों में डिवाइड करते हैं, कंजम्पशन में एंड सेविंग में। सो बोथ दी थिंग्स आर गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड। नाउ दूसरा हमारा फैक्टर है एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, जो कि इंक्रीज हो रही है। तो जब एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन तो इंक्रीज होगी, बिकॉज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में तो मेरी इनकम बढ़ ही रही है ना, आई शुड स्पेंड नाउ, मुझे अभी स्पेंड करना चाहिए। आपको बहुत ही ऐसा फील होता है कि आप अभी ज्यादा स्पेंड कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर में वो कॉम्पनसेट होने वाला है, फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, तो इस माइंडसेट की वजह से कंजप्शन इंक्रीज होता है। बट जो सेविंग होती है वो इंक्रीज नहीं होती है, बिकॉज सेविंग लोग कम कर देते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है, क्योंकि अगेन यही फैक्टर आ जाता है कि आपका ऐसा माइंडसेट बन जाता है क्योंकि मुझे फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं तो अभी मुझे ध्यान नहीं देने की जरूरत नहीं है कि मेरी सेविंग्स कितनी है, और मुझे अपनी कंजम्पशन को भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आई शुड स्पेंड मोर बिकॉज आई जस्ट फील रिचर, एंड अभी मैं कम सेव करूंगा तो भी काम चल जाएगा बिकॉज फ्यूचर में तो आई एम गेटिंग मोर इनकम ना। तो इसकी वजह से सेविंग्स कम होती है बट कंजम्पशन ज्यादा होती है। And our last factor, which is wealth. तो wealth में again consumption बढ़ती है and saving कम होती है। अगेन वेल्थ यानी एसेट्स, प्रॉपर्टी, सेविंग्स, ये किसी को ये सबको फाइनेंशियली सिक्योर फील करवाती है ये सब चीजें। तो बिकॉज आप फाइनेंशियली सिक्योर फील कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली कंजम्पशन ज्यादा अपनी करोगे। एंड अगेन यही रीजन है कि क्योंकि आप फाइनेंशियली सिक्योर फील कर रहे हो एंड क्योंकि यू नो कि आपकी वेल्थ इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, आप सेविंग्स पे ध्यान नहीं दोगे बिकॉज अगेन चीजें अच्छी होने वाली हैं, वेल्थ इंक्रीज होने वाली है, तो व्हाई वुड यू केयर कि अभी मेरी सेविंग्स कितनी है। तो इसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगी बट सेविंग्स नहीं बढ़ेंगी। एंड ये इन तीन फैक्टर्स में ऐसे ही चीजें वर्क करती हैं। Increase in current income raises both consumption and saving. Increase in expected future income increases only current consumption but reduces saving. And because households anticipate करते हैं future earnings, similarly increase in wealth increase करती है consumption but reduce करती है saving क्योंकि individuals feel more financially secure. So part A is done. अब B की बात करते हैं। बी में क्या पूछा है, एक्सप्लेन द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इन द ओपन इकोनॉमी। ओके, तो ओपन इकोनॉमी में जो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम होती है वो कब ऑकर करती है, व्हेन आउटपुट इक्वल्स एग्रीगेट डिमांड। सो व्हेन दिस कंडीशन ऑकर्स तब गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम आता है इन एन ओपन इकोनॉमी। इसका फॉर्मूला जिससे हम ये कंडीशन बताते हैं वो है income output GDP equals to C plus I plus G plus net exports, which is basically X minus M. So when output equals to aggregate demand, this open economy में गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम आता है। एंड ये इक्विलिब्रियम ऐसे डिटरमाइन करता है कि वो पॉइंट जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करता है 45 डिग्री लाइन को, वहीं पे इक्विलिब्रियम आता है। एंड जो नेट एक्सपोर्ट्स में चेंजेस आते हैं हमारे, वो एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट करता है जिससे इक्विलिब्रियम इनकम इफेक्ट होती है। जैसे कि यहाँ लिखती हूँ मैं, अगर एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगी ऊपर
एंड देन जो इनकम है that's going to get increased, and जब imports are going to get increased, then our AD will shift down, जिसकी वजह से our income is going to decrease. So these two things happen. Another thing is कि जैसा कि मैंने कहा कि 45 डिग्री लाइन जिस पे ये होता है कि हमारा आउटपुट इक्वल एग्रीगेट डिमांड के उस लाइन को जब एडी कर्व इंटरसेक्ट करता है तो वहीं पे इक्विलिब्रियम इनकम होती है। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। सो ये जगह थोड़ी कम है। ओके, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज रियल जीडीपी y basically, and this is our 45 degree line where y is equals to AD. Now हमारा एडी कर्व की बात करते हैं। With it's not supposed to be horizontal. This is going to be then our equilibrium point, जहाँ पे एडी कर्व इंटरसेक्ट करता है 45 डिग्री लाइन को। नाउ जब हमारा एडी कर्व shift upwards, basically this, and this one is AD dash. So when this curve shifts upwards, then that means कि हमारे exports are increasing, our exports are increasing, so our AD curve shifts upwards, but our income, that's not going to increase. In fact, that is going to decrease. Then again, when our AD curve shifts downwards, this happens when our imports increase and our AD curve shifts downwards. AD double dash, so we can denote this, and in this our income goes down. So this was the graph for this question, and our B part is also complete, and this question is done. Now, sixth question. So let's see what our first part is. Why do we call mechanisms such as proportional income taxes and welfare system automatic stabilizers? Explain carefully how and why these mechanisms affect fluctuations in output. ओके, सो सबसे पहले आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या है। ये एक ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को बिना किसी इंटरवेंशन गवर्नमेंट एक्शन के रिड्यूस कर देते हैं, ऐसे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को। ये होते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। ये ऑटोमेटिक क्यों होते हैं? बिकॉज ये खुद से ऐसा करते हैं विदाउट एनी अदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन और एक्शन। अभी प्रोपोर्शनल इनकम टैक्सेस एंड वेलफेयर सिस्टम कैसे हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स? बिकॉज ये भी वही काम करते हैं, दे ऑल्सो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इनकम और फिर आउटपुट जो इकोनॉमी में हो रहा है। अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शनल इनकम टैक्सेस, इसमें क्या है कि
ड्यूरिंग एक्सपेंशन लेट्स सी क्या चेंजेस होते हैं और ये कैसे अफेक्ट करता है। सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन और यू कैन से जो बूम पीरियड होता है उसमें जो इनकम होती है वो एज वी नो कि इंक्रीज करती है। अब इनकम इंक्रीज कर रही है तो इट्स क्लियर कि टैक्सेस भी इंक्रीज होंगे। इनकम इंक्रीज कर रही है, टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, देन हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी इंक्रीज होगा। डिस्पोजेबल इनकम also increase, but it does not increase as fast or as sharply as these two would. So we can add here कि it increases but it less sharply. Okay, so our disposable income also increases, but consumption does not rise too much because taxes has been increased, तो consumption ज़्यादा increase नहीं करता है, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। सो इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। ठीक है, इस तरीके से कंजम्पशन को कंट्रोल करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेंशन थ्रू प्रोपोर्शनल इनकम टैक्सेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसेशन। व्हाट हैपेंस कि इनकम इज लेस, टैक्सेस लेस, disposable income does not fall too much, it falls not too much, एज वी सॉ कि ये उतना बड़ी प्रपोर्शन इंक्रीज डिक्रीज करते हैं जितना इनकम और टैक्सेस करते हैं। तो बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम डजंट फॉल टू मच, कंजम्पशन आल्सो डजंट फॉल टू मच, इस तरीके से कंजम्पशन भी कंट्रोल कर लेते हैं। और बिकॉज हम कंजम्पशन कंट्रोल कर रहे हैं तो इससे जो डाउनटर्न है वो रिड्यूस कर पा रहे हैं। रिड्यूसेस डाउनटर्न। नाउ ये बात हो गई प्रोपोर्शनल इनकम टैक्सेस की। अब लेट्स सी कि जो हमारे वेलफेयर सिस्टम है वो कैसे अफेक्ट करते हैं। वेलफेयर सिस्टम, इसमें क्या इंक्लूड होता है वेलफेयर सिस्टम में? वही हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो देती है गवर्नमेंट और जो सब्सिडीज देती है टू पुअर एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, दीज आर ऑल कम अंडर वेलफेयर सिस्टम्स। सो इसमें रिसेशन के टाइम पे क्या होता है? रिसेशन बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट is very high during recession, हमारे transfers are also high, going to be high, so people still have, because transfers भी high हो गए तो लोगों के पास still income रहती है एंड जो डिमांड होती है उसको सपोर्ट मिल जाता है। still income which results in demand supported। अभी बूम के टाइम पे क्या होता है? we know कि during this employment is high, so जो ट्रांसफर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं एंड फिर इस वजह इससे हम कंट्रोल कर लेते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट हाई बट ट्रांसफर्स कम है तो डिमांड इज कंट्रोल्ड। अभी ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है आउटपुट का इन मैकेनिज्म्स पे? लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो। ओवरऑल इफेक्ट, रिड्यूस फॉल इन रिड्यूस फॉल इन आउटपुट ड्यूरिंग रिसेशन। दिस इज बेसिकली द क्रक्स जो हमें पता चलता है कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेस का ये क्रक्स है बेसिकली कि रिसेशन के टाइम पे ज्यादा आउटपुट पे फॉल नहीं आता और बूम के टाइम पे ओवर हीटिंग से बचते हैं। प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग। सो ये होता है
इफेक्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स का आउटपुट के फ्लक्चुएशंस पे। नाउ वी शुड मूव ऑन टू बी पार्ट। Explain the concept of money multiplier. What is the relationship between supply of money, demand for money, and money multiplier? Okay. सबसे पहले what is money multiplier? तो मनी मल्टीप्लायर ये दिखाता है कि लेट्स जस्ट से कि जो मनी सप्लाई है वो कितना इंक्रीज करेगा अगर हमारा जो मॉनेटरी बेस है यानी जो हमारे पास रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज करते हैं तो मनी मल्टीप्लायर shows how much money supply increases increases when there is a given increase in monetary base, basically reserves. Now इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि अगर बैंक अपने पास कम रिजर्व्स रख रहे हैं तो वो ज्यादा लेंडिंग कर सकते हैं एंड मनी सप्लाई उससे बढ़ती है। इसके लिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं मनी मल्टीप्लायर का 1/रिजर्व रेशियो। ओके, सो इसका सिंपल मीनिंग आई टोल्ड यू, बैंक्स की लेंडिंग ज्यादा होगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रिजर्व रेशियो 0.2 है तो हमारा मनी मल्टीप्लायर वुड बी 5। एंड इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास 100 रुपीज हैं तो वो 500 बन जाएंगे इकोनॉमी में। अब बात करते हैं कि मनी मल्टीप्लायर का मनी सप्लाई एंड डिमांड के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। सो मनी सप्लाई विच इज it equals to money multiplier into monetary base. This is a relationship of money supply with monetary base and money multiplier. इससे हमें पता चलता है कि जो मल्टीप्लायर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को। मनी डिमांड किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। ओके, अब ये कंबाइन कैसे काम करता है? तो इंटरेस्ट रेट ही डिटरमिन हम करते हैं जब मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी डिमांड। जब ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है तभी इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन्ड। अब लेट्स रिकैप करते हैं कि हमारा की रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो वी कैन सी कि मल्टीप्लायर डायरेक्टली इफेक्ट करता है मनी सप्लाई को, तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई भी बढ़ेगा। एंड जो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा अगर डिमांड कांस्टेंट है तब। एंड ऑल्सो इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट और इनकम इफेक्ट करती है तो हमें पता ही है। तो फाइनली वी कैन से कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो पहले तो क्या मेजर करता है? एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। कब? जब हमारा जो मॉनेटरी बेस है, रिजर्व्स है बैंक के पास, वो अगर इंक्रीज कर रहा है तब। ऑल्सो जो टोटल मनी सप्लाई होता है वो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लायर मॉनेटरी बेस का। जो इक्विलिब्रियम होता है मनी मार्केट में वो कब होता है? जब मनी सप्लाई और मनी डिमांड इक्वल होते हैं। और मल्टीप्लायर में कोई भी चेंज होता है तो वो ओवरऑल मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है। दिस वाज आवर आंसर बी। नाउ ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। लेट्स सी what is being asked. What do you mean by multiplier? And show the effects of changes in fiscal policy on the equilibrium level of income. ठीक है, सबसे पहले what is multiplier? तो multiplier shows
कि हाउ मच टोटल इनकम चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग। टोटल इनकम में कितना चेंज आता है जब ऑटोनोमस स्पेंडिंग जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है। तो टोटल इनकम चेंजेस ड्यू टू अ चेंज in autonomous spending. Now, let's understand this by an example. Suppose कि government increases its spending by rupees 100 and that is increases your total income by 300. So जो आपका multiplier है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 because your income is being increased by 3 ना. So the multiplier will be 3. अभी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला विच इज 1/1 माइनस MPC एंड अभी ऐसा क्यों होता है व्हाई डज इट हैपन कि मल्टीप्लाई का ऐसा इफेक्ट आता है। तो लेट्स जस्ट से कि अगर कोई एक पर्सन है जो स्पेंड कर रहा है ठीक है तो वही तो दूसरे इंसान की इनकम होगी। अगर आप जाके दुकान में कोई चीज परचेज करो तो वही तो शॉपकीपर की इनकम बन रही है। तो ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है जिससे ये होता है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है जो कि इन टर्न दूसरे लोगों की भी इनकम इंक्रीज कर रही है। तो इस वजह से मल्टीप्लाई का ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। Again, multiplier measures the change in equilibrium income resulting from a change in autonomous expenditure. अब बात करते हैं कि क्या है फिजिकल पॉलिसी के इफेक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम इनकम। तो फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो चेंजेस लाती है दो चीजों में। इट चेंजेस इन पहला गवर्नमेंट स्पेंडिंग दूसरा टैक्सेस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। ओके अब इसको डिटेल में देखते हैं कि पहला लेट्स जस्ट से कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है तो हाउ डज दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द मल्टीप्लायर एंड ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है इसका। सबसे पहले अगर इसमें इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में तो ये एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी है सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है और इनकम इनिशियल इंक्रीज से भी ज्यादा इंक्रीज होती है। अगेन मल्टीप्लायर के इफेक्ट की वजह से इनिशियल इंक्रीज से भी ज्यादा इंक्रीज होती है। इसका लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस बाय आवर ग्राफ। ओके सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड इनकम एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू इनकम। अब हमने देख लिया कि हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रहा है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है। तो इससे क्या होगा हमारा जो इनिशियली एडी कर्व था दिस इज गोइंग टू शिफ्ट अपवर्ड्स AD dash। Why this happened? Because डिमांड इंक्रीज हुई है तो AD कर्व शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से ये कर्व शिफ्ट हुआ है ऊपर। तो एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ है एंड इसका ये मतलब है कि अब वी हैव हायर इनकम। पहले दिस वाज द इक्विलिब्रियम y y dash you can see कि income has also increased so now we have higher income। Let's talk about increase in taxes। ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है तो अगर हमारे टैक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है जिसकी वजह से कंजम्पशन कम हो जाती है जिसकी वजह से इन टर्न एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है।
तो जब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है तो इनकम भी डिक्रीज करेगी। इस केस में क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई थी तो इनकम इंक्रीज हुई थी। ओके, अब यहाँ पे हमारी इनकम कम हो रही है एंड ये कम हो रहा है तो हमारा कर्व will shift downwards. इसका I will show you by एक और ग्राफ we can make. तो let's say कि यहाँ पे y AD, this is y equals to AD, ये है हमारा AD कर्व एंड ये नीचे शिफ्ट कर रहा है AD डैश। तो पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे था y, अब वो यहाँ पे आ चुका है y डैश। सो यू कैन सी क्लियरली कि इनकम भी हमारी कम हो चुकी है बिकॉज हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हुई है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। फिजिकल पॉलिसी पे कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे इफेक्ट कैसे होता है मल्टीप्लायर का, ये हमने देख लिया। दो चीज़ों की वजह से इफेक्ट होता है। पहले तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग से कर्व ऊपर शिफ्ट होता है क्योंकि इंक्रीज में इनकम इनकम इंक्रीज होता है, वाइल टैक्सेस में भी इंक्रीज होता है एंड उसकी वजह से कंजम्पशन कम होती है और कर्व डाउनवर्ड आ जाता है। अगेन कर्व डाउनवर्ड आता है तो इनकम डिक्रीज होती है। ओवरऑल इनकम में ये चेंज होता है जो कि ज़्यादा ग्रेटर चेंज होता है इन कंपैरिजन टू इनिशियल चेंज जो इनकम में होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से। क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज है, आप कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो तो आप दूसरों की भी इनकम इंक्रीज करो, तो ये चेन रिएक्शन मल्टीप्लायर का होता है जिसकी वजह से एक लार्जर चेंज देखने को मिलता है हमें। and A part is done. Now let's see the B part. So इसमें क्या पूछा है कि इसमें पहले हमें एक केस दिया हुआ है कि एक पर्सन की ईयरली इनकम है $60,000. So Y is it's dollars. Okay. So Y is $60,000 and हमें मनी डिमांड की इक्वेशन दी हुई है 0.35 माइनस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सबसे पहला पार्ट 1, what is this person's demand for money when interest rate is 5% and 10% respectively। ठीक है, तो 5% है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.05 एंड 10% को भी सिमिलरली डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.10। नाउ मनी डिमांड एट इंटरेस्ट रेट दिस एंड दिस। सो सबसे पहले लेट्स find out the answer for interest rate 5, 60,000 0.35 माइनस 0.05। इसका आंसर है 60,000 इंटू 0.30 एंड लास्टली 18,000 dollars. Similarly, when our interest rate is 10%, so 60,000 into 0.35 minus 0.10, so it would be 60,000 into 0.25 and our answer is $15,000 when interest rate is 10%. So first part is complete. Now second part. In this we have to explain this relationship between the interest rate and the money demand with the graph. तो सबसे पहले let me explain to you कि इनका रिलेशनशिप होगा कैसे। तो जैसा कि हमने देखा कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है तब आर मनी डिमांड इज लेस एंड इट डिक्रीजेस, व्हेन इंटरेस्ट रेट कम है तो मनी डिमांड हाई है। ऐसा क्यों?
ऐसा इस वजह से है क्योंकि जितना हायर इंटरेस्ट रहेगा उतना ही ज्यादा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हाई होगा ना उस पैसे को अपने पास होल्ड करके रखने का। सो इस वजह से बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इतना ज्यादा हाई है तो मनी डिमांड कम हो जाता है, और मनी डिमांड और इंटरेस्ट रेट का एक इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है। तो इनका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। दिस इज योर interest rate, this is your quantity of money, and your money demand curve would be something like this. Because they have an inverse relationship. When interest rate is low, money demand is high. When money demand is high, interest rate is, sorry, it's the same thing. When interest rate is high, then money demand is low. So this is the graphical representation of this. Inverse, I'll also write it here. Inverse relationship between interest rate and money demand. This is your money demand curve. Okay, now let's see the third part of our question. In this third part, our question is, suppose that interest rate is 10% and in percentage terms we have to find out कि अगर उस पर्सन का डिमांड फॉर मनी क्या होगा अगर ईयरली इनकम 50% से रिड्यूस हो गई है। तो अब हमारी ईयरली इनकम हो जाएगी 30,000 एंड सेम हमें मनी डिमांड निकालना है फॉर 10%, so it would be 30,000 0.35 minus 0.10, so it would be 30,000 0.25 and it would be 7,500. This is the money demand. हमें यहाँ पे परसेंटेज के टर्म्स में चेंज बताना है, तो उसके लिए वी वुड फाइंड आउट दैट, तो परसेंटेज चेंज पहले हमारा 10% के केस में 15,000 था मनी डिमांड एंड अब हमारा 7,500 है अपॉन में 15,000 into 100, so our percentage change would be 50%. तो ईयरली इनकम 50% से रिड्यूस होने पे हमारा मनी डिमांड also falls by 50%. Now we have to do the fourth part. फोर्थ पार्ट में भी सेम यही क्वेश्चन है, बट दिस टाइम वी हैव टू सपोज आवर इंटरेस्ट रेट इज 5% and again yearly income has been reduced by 50%, so it's going to be $30,000. In this, let's find out our money demand first. So 30,000 into 0.35 minus 0.05, 30,000 into 0.30, and our money demand is going to be 9,000 rupees. Sorry, $9,000. Let's find out our percentage change for this one. So, पहले केस में it was 18,000. Now it's 9,000. So same, it would be 50% as you can see into 100, 50%. So our money demand again falls by 50%. Money demand falls by 50%. And hence our answer is completed with this. Also,
इफ यू वांट टू नो द मनी डिमांड का, मनी डिमांड डिपेंड करता है इनकम पे, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर इनकम बढ़ रही है तो मनी डिमांड बढ़ेगी। एंड इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, उससे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मनी डिमांड कम होगा। एंड दैट इज इट। Finally, our last question, question number 8. Let's see what is being asked. What do you mean by output gap? And explain positive and negative output gap. Okay, so output gap is the difference between actual GDP and potential GDP. Difference between actual and potential GDP. Potential GDP is GDP when all the resources that are available are fully utilized to its maximum potential and economy is at full employment level. In that scenario, there is when that scenario happens, that is the case जहाँ पे हम potential GDP बुलाते हैं इसको। अभी इसका फॉर्मूला होता है which is like obviously actual GDP minus potential GDP is just that. Now, also there are types of output gap. We should now look into that. तो सबसे पहले पॉजिटिव आउटपुट गैप, ये कब होता है? जब एक्चुअल जीडीपी, आई राइट इट, पॉजिटिव आउटपुट gap when actual GDP is greater than potential GDP. ओके, इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग मोर देन इट्स कैपेसिटी एंड देयर इज वेरी हाई डिमांड। इसमें ये भी हो सकता है कई बार ऐसे फिर देखने को मिल सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए इसकी वजह से, और इकोनॉमी ओवर हीट हो जाए, ओवर हीटिंग विच इज लाइक टू मच डिमांड। बट या मेन इसका यही है, इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग मोर देन कैपेसिटी एज वेल एज हाई डिमांड, ये तो बहुत रहती है। नाउ नेगेटिव आउटपुट गैप, this takes place when our potential GDP is greater than actual GDP, and इसमें basically you can guess कि economy बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है, अंडर परफॉर्म, as well as there are a lot of unused resources and resources का ठीक से यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। इसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ जाएगी एंड लो डिमांड रहेगी एंड ऑल दैट स्टफ। सो दिस वाज योर आउटपुट गैप and difference between positive and negative output gap. Now let's see our short notes. सबसे पहले implicit deflator. This is just GDP deflator, जो कि I have told you कि it is a price index and it measures a general overall price level of all the goods in the economy. Okay, so measures overall price level in the economy, and its formula, which is nominal GDP upon real GDP into 100. इसके की पॉइंट यही होते हैं कि ये कवर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट जस्ट अ फिक्स्ड बास्केट जैसे सीपीआई करता है वैसे नहीं। एंड या दिस इज इट्स मेन पॉइंट। सेकंड वी हैव कॉर्न इकोनॉमी। तो कॉर्न इकोनॉमी एक बेसिकली एक सिंप्लीफाइड मॉडल बनाया गया है, जिसका ये होता है ऑब्जेक्टिव कि हम एक ऐसी इकोनॉमी को पढ़ें जहाँ पे सिर्फ एक ही गुड प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि है कॉर्न। A simplified model economy where only corn is produced.
ओके, इसका ये पर्पस होता है कि हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग सब अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट वी हैव ओपन ऑपरेशंस इकोनॉमी, सॉरी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? ये बेसिकली ऐसा केस है जहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या तो बाय करती है या तो सेल करती है। सेंट्रल बैंक बायज और सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इससे क्या होता है कि अगर जैसे कि सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स खरीद रही है तो मनी सप्लाई बढ़ रहा है, अगर वो बॉन्ड सेल कर रही है तो मनी सप्लाई कम हो रहा है। बेसिकली सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है चीजें ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स के साथ वो बाय सेल करती है। देन वी हैव एक्चुअल रिजर्व रेशियो। अभी एक्चुअल रिजर्व रेशियो क्या है? जो डिपॉजिट्स बैंक को मिलते हैं लोगों की तरफ से, वो उन डिपॉजिट्स का कुछ फ्रैक्शन अमाउंट अपने पास रख के बाकी एज लोन ऑफर करती है लोगों को। तो जो वो फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स अपने पास रख रही है उसे रिजर्व्स कहते हैं। बट एक्चुअल रिजर्व रेशियो है कि इट मे बी हायर देन द रिक्वायर्ड रेशियो, जितना रिक्वायर्ड उससे थोड़ा हाई हो ये। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स कि कैसे मनी क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में। बट या एक्चुअल रिजर्व रेशियो का यही मतलब होता है कि इट माइट बी अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स, फ्रैक्शन ऑफ deposits that banks actually keep as reserves. Now, our fifth, which is potential GDP, that I already told you. It is just what will happen if all the resources are fully and properly utilized and maximum output an economy can produce, वो भी full employment पे। ये conditions होती हैं इसकी। maximum output an economy can produce, economy can produce at full employment, and when all the resources are fully and properly utilized, वो है पोटेंशियल जीडीपी। होपफुली सारे शॉर्ट नोट्स के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में अकॉर्डिंग टू मार्क्स, लाइक ये 10 मार्क्स का है पूरा क्वेश्चन, एंड 5 हमें टॉपिक दिए हुए हैं, तो अगेन इट लाइक 2 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो उतना ज्यादा नहीं लिखना है, बट फिर भी लिखना पड़ेगा, इससे तो थोड़ा ज्यादा ही लिखना पड़ेगा। मैंने अभी बहुत बेसिकली आपको एक बेसिक आइडिया दिया है हर एक टॉपिक का, एंड यहाँ पे आर क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। Our PYQ paper is completed. Thank you guys so much for watching till the end. And if you have any doubts, please drop it in the comments. Thank you so much for watching.